हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंघम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये देखिए, ये हमारा हिंदी का प्रथम क्लास है और हम लोग वर्णमाला से शुरू करेंगे। और ये जो हम लोग का चैप्टर जो हिंदी का है, ये आपके किसी भी एग्जाम, जो आने वाले जितने भी एग्जाम इसमें हिंदी पूछता है, बीपीएससी या बिहार एसआई, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी पुलिस यानी बिहार पुलिस, और जितने भी लेखपाल हो गए और जितने भी एग्जाम हैं जिसमें कि हिंदी पूछता है, उस सब में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वह आज हम लोग का पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। आज हम लोग का पहला चैप्टर वर्णमाला होगा। देखते हैं आज हम लोग वर्णमाला के बारे में। पहले वर्णमाला, सवाल आता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी शब्द का अर्थ उसके नाम में ही छुपा होता है। जैसे अभी बोलते हैं वर्णमाला, वर्णमाला। माला कैसा होता है? माला कैसा होता है भाई? माला ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, गुड़िया जैसा रहता है ना। माला में गुड़िया रहता है ना, तो बोलता है माला। तो गुड़ियों के समूह को हम क्या बोलेंगे? माला। इसी तरह वर्णमाला यानी वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे हम? वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलेंगे। लेकिन इसमें भी आता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला। अब बात आता है कि वर्णमाला क्या है। बात आता है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण, देखिए वर्ण जो होता है, जैसे ये क्या है? राम आम खाता है। ये क्या है? ये एक वाक्य है। ये क्या है? ये एक वाक्य है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसमें से सिर्फ एक शब्द निकालते हैं, राम, ये क्या है? ये शब्द है। लेकिन इसको अगर हम तोड़ते हैं, रौ में आ छुपा हुआ है और म में क्या छुपा हुआ है? आ। और ये क्या हो गया? यही होता है वर्ण। मतलब सबसे छोटा शब्द जिसके की और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। पूछेगा ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो क्या बोलेंगे? वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? वर्ण है। इसको आप लोग लिखते चलिएगा। ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई क्या है? वर्ण ही है। ध्वनि की सबसे सार्थक इकाई, ध्वनि की सबसे सार्थक इकाई वर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो है र, आ, इसको हम सिर्फ बोलते हैं। क्या हम इसको कभी लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। जब भी हमें राम लिखना होगा तो हम इस टाइप से राम लिखते हैं। क्या इस टाइप से कभी राम लिखते हैं? यह हमारे ध्वनि में आता है। जैसे हम बोले राम, तो रा आया, आ आया, म आया, फिर आ आया। ये हमारी ध्वनि में आया, इसलिए हम बोलते हैं ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो वर्ण में क्या क्या आ जाएगा भाई? अब तो मान लीजिए वर्ण है, वर्ण में क्या क्या आ जाएगा? वर्ण में मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग इत्यादि, या अ, आ, ई इत्यादि। बोला है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये क्या व्यवस्थित है? ये क्या व्यवस्थित है? व्यवस्थित है। अगर यही हो जाता घ, च, म, ये वर्णमाला नहीं है, क्योंकि ये वर्णों का समूह तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। इसलिए यह क्या है? यह हमारा वर्णमाला नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सब व्यवस्थित समूह है। ये जो वर्णमाला बोला जाता है। बात समझा है आप लोग को? अब हम बात करते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तब वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है
व्यंजन। अब ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर इसके नाम से ही पता चलता है। स्व 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 जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो, यानी जो ऐसा वर्ड जो स्वतंत्र हो, जिसे बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता ना हो, क्या हो, ये स्वतंत्र हो, इसे क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। और एक होता है व्यंजन, जो कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो जैसे यह स्वर की सहायता से बोला जाता है। और ये क्या है? यह स्वतंत्र होता है, जिसे बोलने के लिए जिसे किसी की आवश्यकता ना हो, उसे क्या बोलेंगे? स्वर। और जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला जाता है, और स्वर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अब या जिसमें जो ध्वनि है डायरेक्ट फेफड़े से निकलती है और बाहर आ जाती है, मतलब जिसमें ध्वनि का टकराव न हो। ध्वनि जो है बिना टकराए बाहर निकलती है, बिना टकराए क्या करती है? बाहर निकलती है। लेकिन जब स्वर है बिना टकराए निकल रही है, तो व्यंजन में क्या होगी? ध्वनि टकरा के निकलती है, ध्वनि टकरा कर निकलती है। अच्छा, व्यंजन ये स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं? देखिए, जैसे क्या है, हमने बोला क क्या है? क एक व्यंजन है, यानी जो क है इसमें अ की मात्रा छुपी हुई है। वह क अंतिम में अ अपने आप आ जाता है, इसलिए ये क्या है? ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए क्या होगा? व्यंजन होगा। व्यंजन स्वरों की सहायता से, स्वर स्वतंत्र होते हैं। यह ध्वनि बिना टकराए बाहर निकलती है, जैसे बोलेंगे अ तो डायरेक्ट फेफड़े से निकलती है और मुंह से बाहर निकल जाती है। लेकिन ध्वनि इसमें टकरा के निकलेगी, जैसे बोले क, यहां से निकला और मुंह के किसी हिस्से से टकरा के निकला, इसलिए क्या होगा? व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। अब हम पढ़ते हैं जो वर्ण हैं वो कितने होते हैं। जैसे एक तो होता है उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। एक होता है लिखावट के आधार पे या लिखने के आधार पे वर्ण। उच्चारण के आधार पर का मतलब बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार का मतलब बोलने के आधार पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण बोलने के आधार पे वर्ण जो है कितने होते हैं? 45 होते हैं वर्ण कितने होते हैं? बोलने के आधार पे जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं? 45, जिसमें कि जो स्वर है वो 10 होता है, और व्यंजन जो कितना होता है? 15 होता है। जबकि लिखावट के अनुसार पे वर्ण कितने होते हैं? 52। देखिए, लिखने के आधार पे बहुत से जो विद्वान हैं, जो हैं, उनमें मतभेद नहीं है, अनेकों भेद हैं, उनके विचार में अनेकों भेद हैं। लेकिन जो सबसे मान्यता प्राप्त है, जो कि सबसे मान्यता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे मान्यता प्राप्त कितनी है? 52 है, जिसमें कि जो स्वर होता है, स्वरों की संख्या है 13 और व्यंजन की संख्या 39। हमने अभी पढ़ा है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो इसी दोनों में बढ़ेगा ही। लिखावट के आधार पे 10, व्यंजन 15, सॉरी यहाँ पे 35 हो गए, 10 और 35 45 हुआ, 13 या 39, 13 और 39 कितना वर्ण हुआ? 52 वर्ण हुआ। लेकिन एक हमारे हिंदी के महान व्यक्ति जो कि कांता प्रसाद गुरुजी हैं, कौन है? कांता प्रसाद गुरुजी ने 46 वर्ण की संख्या बताई। वर्णों की संख्या कितनी बताई? 46 बताई उन्होंने।
अब हम लोग देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पे जो स्वर 45 है, सॉरी उच्चारण के आधार पे वर्ण 45 है और लिखने के आधार पे 52। तो हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे उच्चारण के आधार पे कितने थे, 45, 10 और 15 थे। और यहाँ पे लिखने के आधार पे थे 13, 39 यानी 52 थे। अब देखिए ये स्वर था और ये व्यंजन था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 10 स्वर उच्चारण के आधार पे होते हैं। तो एक तो हो जाता है अ हमारा, आ, ई, उ, ए, ओ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उच्चारण के आधार पे 10 स्वर, जबकि लिखावट के आधार पे 13 स्वर हो जाते हैं। तो यही उ के बाद यहाँ पे हमारा ऋषि र जुड़ जाता है भैया। यहाँ पे कौन जुड़ जाता है, ऋषि र। और यहाँ पे अन और अह। अब देखिए तो कितना स्वर हुआ, 10 तो ये था पहले का और 3 तो 13 स्वर हुए। लिखावट के अनुसार 13 स्वर और उच्चारण के आधार पे 10 स्वर। अब बोलेगा व्यंजन कितने हैं, देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कितना हुआ, 25 हुआ। 5 पचे 25। और अ में 2 ठो हिंदी का वर्ड है, ये भी जुट जाता है, ढ। ठीक है, कितना हुआ, 25 2 27। और इसके बाद हो जाता है य, र, ल, व, तल्लावी स, मूर्धन्य स, डांटी स, ह। अब जोड़िए तो कितना हुआ, 25 हुआ। कितना हुआ, 25 2 27। और 27 और 8 कितना हुआ, 27 प्लस 8 यानी 35 व्यंजन उच्चारण के आधार पे। लेकिन लिखने के आधार पे कितने व्यंजन बेसी हो रहे हैं, 4 व्यंजन। यानी 4 व्यंजन लिखावट के आधार पे कौन कौन और जोड़े जाते हैं इसमें, देखिए ये 6 त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 जो है लिखने के आधार पे जुट जाते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। बात समझ आएगा आपको। अब देखिए, अब हम स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्वर होता है, और क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन सुनिए, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। अब बताइए आप क्या मानेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितनी है भैया, 11। हमारा 11 सही होगा। अब कहेंगे कि सर आप तो बताए थे कि लिखने के अनुसार 13 है और उच्चारण के आधार पे या बोलने के आधार पे 10 था। अब 11 का क्या चक्कर है, तो भैया 11 का चक्कर ये है कि हमने देखा था अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ। यहां पे हमारा उ छूट गया, री, ऐ, ओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो होता है अन और अह, अन और
इसको नहीं जोड़ा जाता है। अब क्यों नहीं जोड़ा जाता है? कि जो अन और जो अह होता है ये क्या होता है? ये होता है अनुस्वर होता है, और ये क्या होता है? अनुनासिक, सॉरी ये विसर्ग होता है। ये क्या होता है? यह विसर्ग होता है। इसको न तो स्वर और न व्यंजन, न स्वर में आता है और ये न व्यंजन में आता है। यानी जो 13 थे, 13 में से 2 को निकाल दिए, क्या हो गया? 11 बचा। तो पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। और लिखावट के अनुसार पूछे तो 13, और उच्चारण के आधार पे पूछे तो 10। अब आप लोग का कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब ये अनुस्वर क्या होता है, विसर्ग क्या होता है? अनुस्वर जिसको नाक से बोला जाए, ऐसी ध्वनि जो कि नाक से निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर। अच्छा बताइए, जो अन है, अगर हम अंगूर बोलते हैं, अंगूर, क्या? अंगूर, अंगूर, नाक से ध्वनि निकल रही है, अंगूर। अब जो ये है विसर्ग है, इसका संस्कृत में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा स्वर के बारे में। हमने देखा लिखावट के आधार पे 13, उच्चारण के आधार पे या बोलने के आधार पे 10, और इस तरह स्वर की संख्या 11। अब हम पढ़ लेते हैं स्वर के बारे में। स्वर आखिर क्या है? स्वर जो होता है, हमने पढ़ा है कि ऐसा स्वर जो होता है स्वतंत्र, जिसका स्वतंत्र उच्चारण, जिसे बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता न हो, उसे स्वर बोलते हैं। इसमें ध्वनि जो है बिना रुकावट के बाहर निकलती है। जो स्वर होता है यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन स्वर होता है? पहला है मूल स्वर। पहला कौन है? मूल स्वर। पहला है मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर। कौन है? संधि स्वर। अब मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर, मूल स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, मतलब उनका निर्माण किसी दूसरे से नहीं हुआ है। जैसे अ, छोटी, छोटा और री, इनका निर्माण जो स्वयं से होता है। ऐसे स्वर जिनका निर्माण स्वयं हुआ है। एग्जाम्पल कौन है? देखिए एग्जाम्पल है अ, छोटी ई, छोटा ओ, और ऋषि वाला री, अ ई उ री। पूछेगा री किस स्वर का पार्ट है? मूल स्वर। छोटी मूल स्वर, छोटा ओ मूल स्वर, अ मूल स्वर। अब आता है संधि स्वर। नाम ही से पता चला, देखिए संधि ऐसे स्वर जो कि जोड़ से बनता हो, जो कि दो स्वरों के मिलने से बनता हो। संधि का मतलब होता है जोड़, मतलब 2 स्वरों के मिलने से, ऐसा स्वर जो कि 2 स्वरों की मिलने से बनता हो। इसमें कौन है? ये देखिए, ये संधि जो है स्वर, जो संधि स्वर है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, इसको लिखते रहिएगा आराम से, बाबू जो चीज बता रहे हैं वो आपको 10 किताब पढ़ने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब भाषा वो समझ में आती भी नहीं है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी मैं बहुत सारी किताब को अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। एक है दीर्घ संधि और दूसरा कौन है? संयुक्त संधि। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी शब्द होता है अपने नाम से ही अपना परिचय दे देता है। जैसे क्या है? ये है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। यानी इसमें जो है बड़े अक्षर आएंगे। क्या है? बड़े अक्षर आएंगे। मूल स्वर में कौन थे? छोटे छोटे अक्षर थे। दीर्घ स्वर में बड़े स्वर आएंगे। और बड़े स्वर, इसका दीर्घ स्वर कहते किसे हैं? मतलब जो दीर्घ स्वर होता है ये सजाती स्वरों के मिलने से बनता है। क्या? सजाती स्वर। सजाती स्वर का मतलब एक प्रकार के जो स्वर हैं उनके मिलने से बनता है। तो दीर्घ स्वर के बारे में लिखते हैं, सजातीय स्वरों के मिलने से बनता है।
सजातीय सजातीय स्वरों के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। अब दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन कौन है? जैसे ये अ है, अ प्लस अ, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक जाति का है, मतलब समान जात का है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सजातीय। अ प्लस अ इक्वल टू आ, छोटी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी ई, उ प्लस छोटा उ प्लस इक्वल टू बड़ा। पूछेगा आ कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ई कैसा स्वर है? बड़ी दीर्घ स्वर है। बड़ा उ कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। मतलब ई तीनों क्या है? दीर्घ स्वर है। और ई सजाती स्वरों के मिलने से बनता है। दीर्घ स्वर जो है सजाती स्वरों के मिलने से बनता है। अब हम देखते हैं संयुक्त संधि के बारे में। नाम ही से पता चलता है संयुक्त संधि। ये जो है विजातीय स्वरों के योग से बनता है। ये कैसे? ये जो है विजातीय स्वरों के योग से बनता है, विजातीय स्वरों के योग से बनता है। अब विजातीय मतलब इसमें समान जात का नहीं होगा, इसमें विपरीत जात का होगा। मतलब एक में अ रहेगा तो एक में ई रहेगा। देखिए कैसे? इसमें होता है अ प्लस ई, अ प्लस ई। क्या हुआ? ये विजातीय स्वर हुआ कि नहीं? स्वर तो है दोनों, लेकिन विजातीय है, अपने जात का नहीं, अपने बिरादरी का नहीं है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन वही अ प्लस अगर ए मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ा ए हो जाएगा। फिर अ प्लस उ मिलाते हैं, ओ हो जाएगा। और अ प्लस ओ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम लोगों को सिर्फ ये याद कर लेंगे, ये तो याद हो जाएगा। अ प्लस ई, अ प्लस ई ए। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उ है, यहाँ पे उ है। और जो ओ भी बनता है, जो ओ बनता है वो इसी उ के टाइप का ही बनता है, इसलिए इससे तो ये याद करेंगे। और अ प्लस ई है, अ प्लस ई का ए हो जाएगा। मूल स्वर में 4 ठो है, दीर्घ संधि में, सॉरी दीर्घ संधि यहाँ पे लिखा गया है, ये दीर्घ संधि नहीं हुआ, स्वर होगा ये, स्वर और स्वर। ये दीर्घ स्वर में 3 ठो, मूल स्वर में 4 ठो और संयुक्त स्वर में भी 4 ठो। कितने हुए? 4 4 8 और 3 11। यानी जो हमारे स्वर हैं उनकी संख्या एक्चुअल में 11 है। अब देखिए जो साथी नौकरी उसी साथी का लगता है जो कि धैर्य रखता है। और माउंटेन मैन माझी जो कि दशरथ माझी थे, अगर धैर्य नहीं रखते तो शायद वो पहाड़ नहीं तोड़ पाते और शायद वो इतिहास में अमर नहीं हो पाते। लेकिन उनके धैर्य के बदौलत ही वो क्या किए? पहाड़ को तोड़े थे। इसलिए यहाँ पे भी, और जब तक धैर्य नहीं रहेगा तब तक हम जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। धैर्य जरूरी है, धैर्य रखिए आप लोग। पढ़िए। हाँ, यहाँ मैं समझाने में थोड़ा सा लेट ले सकता हूँ, लेकिन जो बताऊंगा वो परीक्षा में आपको कहीं फंसने नहीं देगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। देखिए स्वर है। अब पूछता है कि ये अनुस्वर, ये क्या है? अनुस्वर। और एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक। ये अनुस्वर क्या है, अनुनासिक क्या है, ये परीक्षा में पूछता है। अनुस्वर क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अनुस्वर। अनुस्वर मतलब ऐसे शब्द जिसका नाक से उच्चारण हो, ऐसे शब्द जिनका नाक से उच्चारण हो, उसमें क्या बोलते हैं? अनुस्वर।
नाक से उच्चारण हो। ऐसे स्वर जिनका नाक से उच्चारण हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वर। उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वर बोलेंगे। और दूसरा कौन है? अनुनासिक। अनुनासिक में ऐसे स्वर जिसका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो, लेकिन नाक से भी ज्यादा मुंह से उच्चारण हो। क्या? नाक से भी ज्यादा मुंह से उच्चारण हो। देखिए जैसे अनुस्वर, अनुस्वर नाक से उच्चारण हो रहा है, नाक से क्या बोलेंगे हम? अंगूर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अंगूर, रंगून। अंगूर यानी नाक से उच्चारण हो रहा है। इसकी पहचान और इसके अनुस्वर की पहचान क्या है? अनुस्वर की पहचान क्या है? ऊपर में एक बिंदी। अनुस्वर की पहचान पूछेगा रंगून कैसा शब्द है? रंगून, रंगून कैसा है? अनुस्वर है या अनुनासिक? अनुस्वर है, क्योंकि इस पे चंद्र बिंदु है और इसकी पहचान ही है एक बिंदु। लेकिन जब अनुनासिक होता है तो अनुनासिक की जो पहचान है ये क्या है? चंद्र बिंदु। ये अनुनासिक की पहचान है। जैसे चांद, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, गाना सुने हैं ना आप लोग? वही वाला चांद। ये क्या है? चांद है। चांद कैसा शब्द है? चांद कैसा शब्द है? चांद है अनुनासिक। देखिए चांद, चांद इसका नाक से भी उच्चारण हो रहा है और मुंह से भी उच्चारण हो रहा है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा मुंह से इसका उच्चारण हो रहा है। सबसे ज्यादा किससे? मुंह से हो रहा है। तो इसकी पहचान क्या है? चंद्र बिंदु, और इसकी पहचान है बिंदु। ये अनुस्वर है और ये है नासिक। चलिए इसको लिखते रहिएगा। अब पूछता है उच्चारण स्थान के बारे में। ये भी बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्चारण के बारे में देखिए, उच्चारण, उच्चारण कैसे कहने का मतलब जो स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण मूल रूप से कहां से होता है। जैसे देखिए ये हमारी बॉडी है, मानते हैं यहाँ पे, ये हमारी फेफड़ा के बाद ये हमारा जो श्वास नली मानते हैं यही ना है। अब श्वास नली में यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है? ये वाला, ये थोड़ा सा जो निकला होता है ये हमारा कंठ होता है। और कंठ के जस्ट पीछे अंदर में क्या होता है? तालु होता है। ये क्या होता है? तालु। और ये क्या होता है? कंठ। अब हम देखेंगे जो तीसरा हिस्सा होता है ये दांत के मसूड़े के ऊपर हिस्सा, मसूड़े का या जबड़े का ऊपरा हिस्सा, जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा क्या बोला जाता है? जैसे कि ये वाला हिस्सा मूर्धन्य, मूर्धन्य बोला जाता है, मूर्धन्य। और इसके बाद आता है अगला हिस्सा, क्या होता है? ये वाला होता है दांत। क्या होता है? दांत। और ये क्या होता है? होठ। और होठ को भी इसका शुद्ध रूप है ओष्ठ। ओष्ठ, होठ या ओष्ठ, दांत, मूर्धन्य, कंठ, तालु। जितने भी ध्वनि हमारी निकलती है इन पांचों से ही टकराने के बाद निकलती है, क्योंकि रास्ते में यही पांच पड़ते हैं। देखिए जैसे अगर पूछता है आ, क्योंकि ये समान जात के हैं, दोनों का जहां उच्चारण होगा दोनों का सेम ही होगा। बोलिए अ, डायरेक्ट ध्वनि कंठ से टकरा रही है, कंठ से टकराने के बाद डायरेक्ट बाहर आ रही है, क्या? कंठ। तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। आपको मैं बता दूं, मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको रटना नहीं, समझना है एकदम वैज्ञानिक तरीके से। अब रटना आपको छोड़ना होगा, रटने से किसी का भला नहीं होता, बाद में बहुत बुरे फंसेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है? ई और ई। क्या बोले? ई। क्या ई की आवाज निकालने से क्या हमारी ध्वनि जो है हमारा कंठ पीछे नहीं खींच रहा है? थोड़ा सा ई पीछे नहीं खींच रहा है हल्का सा, यानी तालु।
ई का उच्चारण स्थान कौन होगा? तालु। ई का उच्चारण स्थान कौन होगा? तालु। लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है तीसरा क्या होगा? अ आ ई उ ऊ। उ उ। इनका उच्चारण स्थान देखिए, बोलिए उ उ। ओट उ। बोले उ। ओठ आ रहा है कि नहीं? ओठ से आ रहा है। उ। ओठ हमारा से सिकुड़ जा रहा है, ओठ होगा। उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ओष्ठ या होठ। अब बोलेंगे चौथा, ए और ए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है संयुक्त स्वर में, आप लोग याद कीजिए, अभी हमने संयुक्त स्वर में पढ़ा था कि जो संयुक्त हमारा स्वर था ये अ प्लस उ के मिलने से ए बना था। विजातीय स्वर वाला संयुक्त स्वर अ प्लस उ के मिलने से ए बनता है, यानी ए का उच्चारण स्थान इन दोनों के मिलने से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या था? निकालेंगे हम। देखिए अ का उच्चारण स्थान था कंठ और उ का उच्चारण स्थान है होष्ठ। होष्ठ या ओष्ठ। ओष्ठ। तो क्या होगा? कंठोस्थ। कंठोस्थ। ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोस्थ। कंठोस्थ। ए का उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोस्थ। अब इसके बाद आ जाएगा ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? हमने देखा था उसी समय हमने देखा था संयुक्त स्वर में ही हमने देखा था कि जो अ था, अ प्लस उ के मिलने से ओ बनता था। सॉरी यार, ये जो है ए और ए, जो ए होता है ये अ प्लस ई के मिलने से बनता है जी। अ प्लस ई के, सॉरी भाई, जो अ प्लस ई जो होता है इसके मिलने से ए का निर्माण होता है, ठीक है? अ प्लस ई, तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। यानी ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पे होगा कंठ तालु। क्या होगा यहाँ पे? कंठ तालु। कंठ तालु हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। जबकि ओ और औ होता है ये अ प्लस उ के मिलने से बनता है, यानी अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ, यानी हो जाएगा ओ का उच्चारण स्थान, ओ और अ कंठोस्थ, दोनों को जोड़ देंगे, कंठोस्थ। ठीक है, आज के लिए बस हम लोग का इतना ही। आज लगभग स्वर पूरा खत्म हो गया है। कल या परसों वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन समाप्त होते ही हम लोग इसके बाद इसका एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसको आप लोग पूरा एकदम लिखिएगा, और जितना भी एग्जाम, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जिसमें भी अगर हिंदी पूछता है, इससे बाहर किसी से भी नहीं पूछेगा। बस आप लोग देखिए, हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है किसी भी एग्जाम के लिए। हिंदी में देखिए यूपी पुलिस है, उसमें भी 37 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 37 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आपको हिंदी नहीं छोड़ना है। अगर वर्दी चाहिए, और आपका सपना अगर वर्दी का है, तो हिंदी को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, अपनी मातृभाषा को। इसी के साथ जय हिंद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।